गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है, हम थर्ड यूनिट में पहुंच गए हैं। थर्ड यूनिट का ये चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि मौर्य शासकों के नेतृत्व में मगध महाजनपद ने एक विस्तृत साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मगध के विस्तार की शुरुआत ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय यह 16 जनपदों में एक प्रभावशाली जनपद था। इन जनपदों में एक दूसरे को हड़प कर अपने एक महान जनपद को स्थापित करने की होड़ लगी हुई थी और मगध ने इन 16 जनपदों में धीरे धीरे जीत करके और अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इनका उद्देश्य था कि हिमालय से हिंद महासागर तक एक ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जाए जो अपने आप में एक चक्रवर्ती क्षेत्र हो। इन 16 जनपदों के साथ इनका 100 वर्ष तक संघर्ष चला और अंत में मगध विजयी रहा। इस अध्याय में हम मौर्य काल के कई पक्षों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार का श्रेय चंद्रगुप्त नाम के एक साहसी नवयुवक तथा कौटिल्य नाम के एक विद्वान ब्राह्मण को जाता है। चंद्रगुप्त वीर पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी था, तो कौटिल्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक राजनीति का महापंडित था। वह शक्ति व बुद्धि का अद्भुत संगम था। चाणक्य, जिसका बचपन का नाम विष्णुदत्त था, चाणक्य जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु, एक विश्वसनीय सलाहकार था, उसका मार्गदर्शक था। मगध पर विजय, साम्राज्य विस्तार, सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने में इस व्यक्ति की उल्लेखनीय भूमिका रही। कूटनीति व राजनीति में माहिर यह व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रारंभिक जीवन और उसकी परस्पर मुलाकात और कैसे उन्होंने मगध जैसे शक्तिशाली राज्य पर अधिकार किया, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर भी इनके बारे में जो धारणाएं हैं, उनके अनुसार जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन की अगर अध्ययन करें तो उनके प्रारंभिक जीवन और वंशक्रम के में एक रहस्य बना हुआ है। कुछ तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वह अंतिम नंद राजा और निम्न जाति की स्त्री मुरा का पुत्र था। इसी से उस परिवार का नाम मौर्य पड़ गया, जबकि पुराणों में नंद वंश और मौर्य राजवंश में कोई संबंध नहीं बताया गया, लेकिन इनमें मौर्यों को शुद्ध ही बताया है। बौद्ध स्रोतों से भी अनुमान लगाते हैं कि वह पिपीलवन के मौर्य वंश के परिवार से था। अब इसका कौटिल्य से संबंध क्या हुआ? कुछ विद्वान मानते हैं कि जो विचार उभरते हैं उनमें पहला ये है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जन के मुखिया थे। वे किसी सीमावर्ती युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता पुष्पपुर चली गई, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके मामाओं ने उसे एक गौशाला में छोड़ दिया और वहीं पर उसका पालन पोषण एक गडरिये ने किया। बाद में उसे एक शिकारी को बेच दिया, जिसे उसे चरवाहे का काम पर लगा दिया। पशु चराते समय वह अन्य बालकों के साथ राजकीय खेल खेला करता था, जिसमें वो राजा बनता था और बच्चों की कचहरी लगाकर न्याय करता था। कहते हैं बच्चों की ऐसी सभा में ही कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा। बालक की प्रतिभा को देखते हुए कौटिल्य ने दत्तक पिता यानी जो शिकारी था उसे 1000 पर्ण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया, क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली नवयुवक की तलाश में निकला हुआ था। तक्षशिला निवासी चाणक्य का वास्तविक नाम जहाँ विष्णुगुप्त था, ज्ञान की खोज में वह पाटलिपुत्र आ गया। मगध में उसमें नंद वंश का शासन था। कहते हैं उसकी दानशाला में उसकी योग्यता
के आधार पर उसे अध्यक्ष बना दिया गया था, परंतु चाणक्य की कुरूपता को देखकर उसे खिन्न होकर नंद शासक धनानंद ने उसे पदच्युत कर दिया था, यानी उसे पद से निकाल दिया था। इसी अपमान के कारण चाणक्य ने नंद वंश का समूल नाश करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से उसने चंद्रगुप्त नाम के इस बालक को खरीदा था। कुछ तथ्य ये भी बताते हैं, कुछ दूसरा विचार ये भी है कि चंद्रगुप्त का बचपन पाटलिपुत्र में बीता। बड़ा होने पर उसे नंद के यहाँ नौकरी मिली और उसे भी बाद में नंद ने नौकरी से निकाल दिया था। तो दोनों की मुलाकात पहले से हुई। तो इसमें दो मतभेद हैं, दो विचार हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें ठोस प्रमाण कम है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर विजयों का अध्ययन करें तो चंद्रगुप्त की सैनिक कार्रवाइयों का ठीक स्पष्ट रूप से ब्यौरा किसी भी स्पष्ट ग्रंथ में नहीं है। फिर भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पहले नंदों से मगध को छीनकर उस पर अपनी सत्ता स्थापित की या फिर पहले उत्तर पश्चिम से यूनानी शासन को खत्म किया। यूनानी लेखकों ने अपने विवरण में चंद्रगुप्त की पंजाब विजय का ही वर्णन किया है, जबकि अधिकांश भारतीय स्रोतों में मगध विजय का पता चलता है। फिर भी B.A. स्मिथ और राय चौधरी रोमिला थापर तक अधिकांश विद्वानों ने अपने गहन अध्ययन में मगध विजय को पहले बताया है। मगध विजय के बारे में आपको बताते चले कि 321 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर बैठ गया। यह कैसे संभव हुआ, यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मगध जैसे शक्तिशाली राज्य से लड़ने के लिए सेना कहाँ से आई। मगध उसमें उत्तर भारत का प्रतिभाशाली राज्य था, जिसका तत्कालीन शासक धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी तथा 2,000 रथ थे। लेकिन वह अत्यंत अत्याचारी, लालची होने के कारण प्रजाजनों में अलोकप्रिय भी था। लोग करों के भार तले दबे हुए थे। इन परिस्थितियों में चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए जन समर्थन जुटाना और सेना संगठित करने में आसानी हुई और उसने हिमालय पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली जातियों में से सेना संगठित की और उसके खिलाफ मोर्चाबंदी की। और ये भी कहते हैं कि जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से पंजाब में जन कबीलों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था, ऐसी परिस्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों के भय के कारण धनानंद जैसे अलोकप्रिय शासक के विरुद्ध कबीलों में सेना भर्ती करना और भी आसान हो गया था। यूनानी लेखक प्लूटार्क के विवरण से तो ये पता चलता है कि तक्षशिला के आसपास चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट करके उसे मगध पर आक्रमण करने का परामर्श भी दिया था। एक संभावना ये भी हो सकती है कि उसने सिकंदर से नंद शासक के खिलाफ सहायता मांगी हो। जैसे भी सेना संगठित की हो, लेकिन इतना निश्चित है कि चंद्रगुप्त की सेना नंद शासक के मुकाबले कम थी। ऐसी स्थिति में चाणक्य की कूटनीति कारगर साबित हुई। उसने सीमावर्ती इलाकों के साथ छेड़छाड़ से अपना अभियान शुरू किया और धीरे धीरे राज्य के केंद्र की ओर बढ़ता चला गया। कहते हैं एक बार वे गांव में ठहरे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को थाली के बीच से खिचड़ी का गिलास उठाकर खाने पर डांट रही थी, क्योंकि बीच का हिस्सा किनारों से कहीं अधिक गर्म होता है। तो यहाँ से भी चंद्रगुप्त और चाणक्य को प्रेरणा मिली थी। इसके बाद उनकी पंजाब विजय। मगध विजय के तुरंत पश्चात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब विजय का अभियान शुरू किया, क्योंकि इस क्षेत्र में विस्तार के लिए परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल थी और सिकंदर के आक्रमण की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई थी। और पंजाब की विजय के कारण मौर्यों की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस आक्रमण से पंजाब के गणराज्य कमजोर हो गए और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उसके सेनापतियों में साम्राज्य विभाजन के लिए युद्ध छिड़ गया था। इससे पंजाब क्षेत्र में यूनानियों की शक्ति भी दुर्बल पड़ गई थी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जो विद्वानों ने शक्ति रिक्तता कहा है। चंद्रगुप्त ने बड़ी आसानी से सिंधु नदी तक का क्षेत्र अपने अधिकार में करने में सफल हो गया था। इसके बाद पश्चिमी और मध्य भारत पर विजय। पंजाब विजय के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिम और मध्य भारत की ओर केंद्रित किया। इन विजय अभियानों में भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु रुद्रदामन के अनुसार शिलालेख
से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने काठियावाड़ यानी तत्कालीन सौराष्ट्र को अपने राज्य के अधिकार में ले लिया। इस शिलालेख में चंद्रगुप्त के राजदूत पुष्यगुप्त का उल्लेख है कि जिसने सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। साथ में ये भी पता चलता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा प्रदेश पर भी चंद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पश्चिम एशिया में बेबीलोन से ईरान तक और बैक्ट्रिया तक अपना प्रभुत्व जमा लिया था। 305 ईसा पूर्व में वह सिंधु नदी को पार करके पंजाब और सिंध पर पुनः यूनानी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु इस बार परिस्थितियां अलग थी। उसका सामना परस्पर विभक्त छोटे छोटे राज्यों से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य से होना था। 303 ईसा पूर्व में लंबे युद्ध के बाद इस युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई। इसके बाद दोनों ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और जिसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। इसके बदले में सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। इसके अतिरिक्त दोनों शासकों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। समझा जाता है कि सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया गया। इस विवाह का राजनीतिक महत्व था। इससे मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई और दोनों के बीच में सदा के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। इसका प्रमाण दोनों के बीच उपहारों और राजनयिकों का आदान प्रदान था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र में रहा। जैन ग्रंथों के अनुसार अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को भी अपना लिया था। उसके बाद सम्राट बिंदुसार आते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, जिसका नाम बिंदुसार था। यूनानी बिंदुसार को अर्मीट्रोचेट्स के नाम से भी पुकारते थे। यूनानी विवरणों से पता चलता है कि बिंदुसार और सीरिया के तत्कालीन शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मित्रता के संबंध थे। बिंदुसार ने साम्राज्य की दक्षिणी सीमा को विस्तृत किया, परंतु इन विजयों की भी ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं थी। लेकिन फिर भी बौद्ध भिक्षु तारनाथ की 16वीं शताब्दी की कृति से पता चलता है कि बिंदुसार ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच का भाग यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र जीत लिया था। उसने दक्षिण के 16 नगरों के राजाओं और सरदारों को पराजित किया और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 273 ईसा पूर्व में इस सम्राट की मृत्यु हो गई। फिर गद्दी के लिए इसके पुत्रों में संघर्ष छिड़ गया। अंत 269 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार का पुत्र अशोक सम्राट बना। सम्राट अशोक, जिसका शासन 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट अशोक को उत्तराधिकार में एक विस्तृत राज्य प्राप्त हुआ। फिर भी उसने अपने राज्याभिषेक किया। 8 वर्ष पश्चात 261 से 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बारे में अशोक ने अपने शिलालेख नंबर 13 में ये स्वयं बताता है कि उसकी एकमात्र विजय थी। वह लिखता है कि इस लड़ाई के कारण 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना अधिक नष्ट हो गए। इस विनाश लीला ने अशोक के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्रायश्चित करने के लिए वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और 2.5 वर्षों के बाद वह बौद्ध मत का सच्चा अनुयायी बन गया। उसने धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया और इसी पर चलते हुए उसने धम्म नीति का आविष्कार किया, जिसके बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। एकीकरण संपूर्ण करना। अशोक के दादा चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार ने पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर अधिकार करके साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन इसके बीच कलिंग का प्रदेश रह गया था। अतः अशोक ने इसे जीतकर साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण पूर्व के जल स्थल मार्गों पर अधिकार। इस विजय के पीछे केवल राज्य का भौगोलिक स्वरूप विस्तृत करना था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही मुख्य भावना नहीं थी, बल्कि आर्थिक हित मुख्य थे। दक्षिण की ओर जाने वाले जल और स्थल दोनों मार्ग उड़ीसा क्षेत्र से होकर के जाते थे, जिसे कलिंग कहते थे। इन्हीं मार्गों से कर्नाटक में कोलार की खानों तक पहुंचा जा सकता था, जिसे सोना निकलता था।
थप्पर के शब्दों में अगर कहें तो कलिंग का वास्तविक कारण यह था कि अशोक दक्षिणी भारत की ओर जाने वाले जल और स्थल मार्गों को अपने अधीन करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करें तो जानकारी यही है कि अशोक द्वारा कलिंग विजय के साथ मौर्य साम्राज्य का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। एक अखंड भारत का जो सपना पंडित चाणक्य ने देखा था वो पूरा हो गया था और अब भारत का जो शासन था वो कलिंग से लेकर के और पूर्व में बंगाल की खाड़ी था, पूर्व में बंगाल था, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, आज का कर्नाटक तक फैला हुआ था। सुदूर दक्षिण में सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चोल, पांड्य, श्रीलंका उसके साम्राज्य की परिधि से बाहर थे, परंतु उनके साथ सम्राट अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यदि मौर्य साम्राज्य के स्वरूप की बात करें तो उस स्वरूप में, अब हम मौर्य राज्य के स्वरूप की अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले संक्षेप में हमें साम्राज्य के अर्थ को समझाना होगा, क्योंकि मौर्य राज्य को इतिहासकारों ने साम्राज्य की संज्ञा दी है। ऐतिहासिक काल में साम्राज्य के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य, मध्यकाल में मुगल साम्राज्य और प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य। इन सब का स्वरूप एक जैसा नहीं था। विश्व की प्राचीन साम्राज्य को परिभाषित करने के लिए रोमन साम्राज्य को उदाहरण माना जा रहा है। इस संदर्भ में विद्वान साम्राज्य निर्माण को के दो पक्ष बताते हैं। पहला, एक पराक्रमिक शासक सैन्य बल ने एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार करता है, इस दौरान वह अनेक स्थानीय सत्ताओं को कुचल देता है। और दूसरा, अधिकृत क्षेत्र, इसमें राजा अपना प्रशासनिक ताना बाना लागू करता है, यानी छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को नियुक्त करता है और ये कर्मचारी मुख्यतः स्थानीय उच्च वर्गों के लिए जाते हैं। ये कर एकत्रित करते हैं और साथ में लोगों के विरोध शोर को भी दबा कर रखते हैं। इस प्रकार प्रशासन शोषण का एक माध्यम बन जाता है, परंतु अर्थात इस अर्थ में पूर्ण रूप से एक पुलिस राज्य होता है। मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उनमें पहला है कि वो उदार तानाशाही थी। मौर्य राज्य व्यवस्था एक उदार तानाशाही व्यवस्था बताया गया है, यानी मौर्य साम्राज्य व्यवस्था सैद्धांतिक रूप में तो तानाशाही वाली थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो उदार और जन कल्याणकारी थी। ऐसे इतिहासकारों के विचार में यह व्यवस्था मात्र सैद्धांतिक तौर पर निरंकुश थी। राजा के पास असीम अधिकार थे, कानून बनाने, लागू करने तथा उसकी व्याख्या व न्याय करने की सारी शक्तियाँ राजा के पास थी। वह किसी भी अधिकारी को नियुक्ति भी कर सकता था और किसी भी समय उसे पद से हटा भी सकता था, लेकिन व्यवहार में वे ऐसा करते नहीं थे। वह उदार व जन कल्याणकारी राज्य था। इसके बाद वे प्रजा हितैषी शासक थे, वे स्वेच्छाचारी भी नहीं थे और वे प्रजा के सुख में राजा के सुख को स्वीकार करते हुए मौर्य शासकों ने जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, चिकित्सालय खुलवाए, सिंचाई का प्रबंध किया तथा व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। इसके बाद मौर्य साम्राज्य पितृनिरंकुशतावाद की नीति पर था। प्रजा की सेवा करना उनका एकमात्र आदर्श था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार वह एक आदर्श जनसेवक था जो अपने सभी कर्मचारियों से अधिक परिश्रमी था। उसकी धम की नीति अपनाते हुए अपनी प्रजा को सामूहिक रूप से संदेश दिया कि सारे मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सम्राट अशोक ने जो धम की नीति अपनाई थी उसके अनुसार कि सारे मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने धौली उड़ीसा के शिलालेख में लिखवाया कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं और जिस प्रकार मैं अपनी संतान की इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं सभी मनुष्यों के लिए वही कामना करता हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि अशोक ने अपनी प्रजा को पिता के समान प्यार करने की बात कहकर सत्ता की धारणा को एक नया रूप दे दिया। इसे विद्वानों ने पितृनिरंकुशतावाद की धारणा बताई है। केंद्रीयकृत नौकरशाही व्यवस्था। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार मौर्य राज्य को एक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था मानते रहे हैं।
इस दृष्टिकोण के अनुसार मौर्य शासकों ने भारत के इतिहास अधिकांश भूभाग पर अधिकार करके केवल क्षेत्रीय एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि राजनीतिक व प्रशासनिक एकीकरण करके एक साम्राज्य का रूप दे दिया। इनकी सत्ता निरंकुश थी, अधिकांश कानून यही बनाते थे। सत्ता के उद्देश्य प्रजा की सेवा करना था और ये इन्होंने व्यापार, शिल्प व अन्य तरह के कई तरह के करों से भी राज्य की आमदनी इन्होंने बढ़ाई। वो ऐशो आराम के लिए अपना खर्च नहीं करता था और उनकी लालसा अन्य क्षेत्रों को हड़पने की रहती थी। नए मौर्य शासकों ने मगध को विशाल साम्राज्य बनाया। व्यवस्थित उनकी कर प्रणाली थी। वो भू राजस्व यानी भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए 1/4 से 1/6 भाग वो कर लेते थे। सिंचाई कर था, कुछ अन्य कर भी किसान से लेते थे। संगठित नौकरशाही, मौर्य साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नौकरशाही की व्यवस्था थी। जैसा कि बताया गया था ऊपर कि इनके क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में कोषाध्यक्ष, सैन्यदाता और मुख्य समाहर्ता 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। इनके अधीन गांव से लेकर नगर, जिला, प्रांत और केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी की संगठित श्रृंखला थी। जैसे इनका जो उनको अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन भी देते थे। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनाध्यक्ष को 48,000 पण, कोषाध्यक्ष और मुख्य समाहर्ता को 24,000 पण और मंत्रियों को 12,000 पण और लेखपालों और लिपिकों के 500 पण मिलते थे, जबकि एक दस्तकार को मात्र 120 पण दिए जाते थे। एक रूप प्रशासन था। मौर्य साम्राज्य की जो संशोधित अवधारणा थी, विद्वानों ने उपयुक्त अवधारणा में अभी हाल के ही वर्षों में कुछ संशोधन स्वीकार किए हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य के स्वरूप की समझ और भी अधिक बेहतर हुई। जैसे स्थानीय स्तरों पर साम्राज्य के सभी भागों में एक रूप प्रशासन होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य भूमिका आर्थिक दोहन व उससे आए समाज में बदलावों व उस तरीके की होती है जिसमें धार्मिक विचारधारा का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जो मगध साम्राज्य था उसे 3 भागों में बांटा गया था। साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र या नाभिकीय क्षेत्र, ये केंद्रीय प्रदेश था। इसमें मगध यानी मुख्यतः गंगा घाटी आसपास के इलाके से लेकर के विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक का भाग शामिल था। दूसरा विजित समृद्ध क्षेत्र, ये वो क्षेत्र थे जो मौर्य शासकों द्वारा जीता हुआ क्षेत्र था, जो मगध से बाहर का था। इसमें मुख्यतः उत्तर पश्चिमता कलिंग का भूभाग था। तीसरा सीमांत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को प्राचीन साहित्य में पर्यंत कहा गया है। इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का व्यवहार में प्रत्यक्ष नियंत्रण भूमि के उस गलियारे तक सीमित था जहाँ से महत्वपूर्ण मार्ग गुजरते थे, जो धातुओं का भंडार थे। अशोक के धम्म का साम्राज्य में योगदान, अशोक का जो धम्म था उसमें यानी अशोक का साम्राज्य वो दूर तक फैला हुआ था। उसमें विरोध और असंतोष का होना स्वाभाविक था। ऐसे साम्राज्यों में राज्य के प्रति जनता में निष्ठा नहीं होती थी, बल्कि राज्य के प्रति होती थी। सैन्य बल के साथ साथ साम्राज्य को बनाए रखने में इस निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान था। और यह एक सम्राट अशोक ने प्रजा में राजभक्ति पैदा करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसे धम्म कहते हैं। यानी लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व समझने और इसे निभाने की तो बात कही ही गई थी। साथ में राजनीतिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी ये उपयोगी था। धम्म का मतलब कि सारे मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सम्राट अशोक ने धम्म के आदेशों को पाषाण शिलाओं व स्तंभों पर खुदवाकर महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिस्थापित करवाया। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि मौर्य राज्य एक निरंकुश स्वेच्छाचारी राज्य था। यह केंद्रीयकृत नौकरशाही की व्यवस्था यहाँ पर थी। गुप्तचरों के माध्यम से इस पर नियंत्रण बनाया गया था, लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यवस्था साम्राज्य के सभी भागों पर समान रूप से लागू नहीं थी। कुछ क्षेत्र में नियंत्रण स्थानीय सत्ताओं के माध्यम से होता था, कुछ अर्ध स्वतंत्र शासन भी थे। अशोक ने अपनी धम्म के उदाहरण से भी साम्राज्य निर्माण के लिए यानी लोगों को अपने राजनीतिक नियंत्रण में बनाए रखने के लिए अनोखा प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।